हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल रहे होंगे। हमने अपनी जो पिछली क्लासेस थी उसमें हमने सिक्स क्लास को देखा था। सिक्स क्लास की हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री को पूरा कवर कर लिया है। हमने जो सिक्स क्लास की एनसीईआरटी देखी है वो एक इंट्रोडक्शन है हिस्ट्री का। वो बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन कवर किया गया है। और ये इंट्रोडक्शन उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और उनका हिस्ट्री सब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट है और वो पहली बार हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। उनके लिए वो इम्पोर्टेंट था। जो सिक्स क्लास में है उनका तो है ही, साथ में जो अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, जिन्होंने सोचा है कि अब हम हिस्ट्री को डीप पढ़ें तो हमें ट्वेल्थ क्लास में आना होगा। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर आप सिक्स के बाद सीधा ट्वेल्थ में क्यों आए। देखिए मैं आपको बताता हूँ। एनसीईआरटी को हम दो तरीके से पढ़ सकते थे। एक तो ये कि हम सिक्स के बाद सेवन्थ पढ़ते, सेवन्थ के बाद एट्थ, नाइन, 10, 11 एंड 12। लेकिन हमारा उद्देश्य है यूपीएससी के सब्जेक्ट्स को कवर करना है और हम उसको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट लेंगे। हमने प्राचीन भारत को देखा। प्राचीन भारत में जो सिक्स क्लास है उसमें आपने प्राचीन भारत का इंट्रोडक्शन देखा। मध्यकालीन भारत का आपको सेवन्थ क्लास में मिलेगा। एट्थ क्लास में आपको आधुनिक भारत का मिलेगा। हम अब प्राचीन भारत को सबसे पहले लेंगे। प्राचीन भारत में हम सिक्स क्लास का इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, इंट्रोडक्शन सिक्स क्लास की किताब ले चुके हैं। तो वो एक इंट्रोडक्शन है आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट का। अब हम ट्वेल्थ क्लास को शुरू करते हैं और ट्वेल्थ क्लास में एनसीईआरटी को समझना थोड़ा और ज्यादा चैलेंजिंग होगा क्योंकि इसमें आप डीप स्टडी करेंगे। ये डीप स्टडी ही आपको आगे महारत हासिल कराएगी और यूपीएससी में आपको देखना बहुत सारे क्वेश्चंस स्टेट एग्जाम में, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, आरएस हो, एमपीपीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, सभी अधिकतर पीसीएस में आपको यही क्वेश्चंस, यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी की बुक अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, अगर आप उसको नहीं करते हैं, उसको स्किप करते हैं, तो आप अपनी तैयारी का बहुत बड़ा हिस्सा खराब करते हैं और बहुत मुश्किल हो जाती है सफलता को प्राप्त करने में। तो आइए 12वीं क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इंट्रोडक्शन ये है कि आपने देखा क्या कि सिक्स क्लास में हमने देखा था एक क्रोनोलॉजी थी। इस क्रोनोलॉजी को जब हम देखते हैं, माफ कीजिएगा, इस क्रोनोलॉजी को जब हम देखते हैं तो ये इस टाइप से है। इसमें आपने देखा मानव जो शुरू होता है उसमें आप पूरा पाषाण काल देखते हैं। पूरा पाषाण काल, ये पूरा पाषाण काल जो है, ये पूरा पाषाण काल, ये मानव इतिहास अभी 10-5 हजार साल से नहीं बल्कि 20 लाख वर्ष पूर्व से शुरू हुआ है। यानी कि अगर हम शुरू करें इस क्रोनोलॉजी को तो ये बैठेगा 20 लाख वर्ष पूर्व, आज से 20 लाख साल पहले। आज से 20 लाख साल पहले मानव का इतिहास शुरू हुआ और ये आते आते आप इसको 12,000 साल पहले, ये 12,000 वर्ष पूर्व, आज से 12,000 वर्ष पूर्व तक ये आपको एक ऐसा जोन दिखाई देता है जहां पर मानव जंगलों में ही भटकता है और मानव एक आदिम जाति के रूप में, यानी कि वनों पर निर्भर खाद्य संग्रह के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है। तो आप ये मानकर चलिए कि जो मानव की प्रगति है वो मुश्किल से 10-12 हजार साल का ही इतिहास है। इस 10-12 हजार साल के इतिहास में मानव आज आप वर्तमान में जहां पर खड़ा देखते हैं वहां पर खड़ा है। उससे पहले वो एक खाद्य संग्राहक यानी कि फूड गैदरिंग का ही काम करता था। दैट्स ऑल। जैसे आज के बंदर आप देखते हैं, आपके आज के जो कपी हैं, बंदर हैं, ऐप हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से आदमी उस समय रहता था। 12,000 साल के बाद थोड़ा सा परिवर्तन होता है और इसको हम बोलते हैं
मध्य पाषाण काल, ये है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ये क्रोनोलॉजी वो है जो आपकी एनसीईआरटी में भी समझाई गई है, लेकिन मैं उसमें बिल्कुल लास्ट में समझाई गई है, मैं इसको शुरू में ही समझाना चाहता हूं, जिससे आपका एक बार रिवीजन हो जाए, आपके याद आ जाए कि हम कहाँ से शुरू करेंगे और क्या हमारा इतिहास है। हमने 6th क्लास में इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, और 6th क्लास के बाद अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर जरूर दूंगा, जिससे आपको याद आ जाए। फिर आप 10,000 साल, आज से 10,000 वर्ष पूर्व, यानी कि बीपी कह सकते हो, प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट, यहां पर आप देखेंगे, इसको आप कह लें नवपाषाण काल, नवपाषाण। अब ये नवपाषाण हुआ, इसमें क्या परिवर्तन हुए? देखिए, जहां भी क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं वहीं पर युग बदलने शुरू हो जाते हैं। ठीक, अब इसको हम यहाँ पर क्या हुआ, आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं नवपाषाण काल में आरंभिक जो आरंभिक कृषक और पशुपालक, तो मानव आरंभिक कृषक बना और क्या बना, पशुपालक, पशुपालक। तो यहां पर नवपाषाण काल में क्या होने लगा, कृषि, आरंभिक कृषि शुरू हो गई और पशु पालने शुरू कर दिए। तो बस्तियों के भी सबूत देखने को मिलते हैं, थोड़े थोड़े बस्तियों के सबूत, यानी कि स्थायी रूप से रहना शुरू कर देते हैं। अब यहां पर आप आ जाओ, अब आज से 6,000 साल पहले, 6,000 साल पहले क्या होता है कि तांबे का प्रयोग करते हैं। 6,000 साल पहले इसको आप कहेंगे ताम्र युग, ताम्र युग। अब इस ताम्र युग में क्या होता है, तांबे का सबसे पहले प्रयोग होता है। आज से 6,000 साल पहले किसी भी धातु का सबसे पहले प्रयोग हुआ, आज से 6,000 साल पूर्व। और इस बात को नोट कर लीजिए कि उससे पहले पत्थरों का ही प्रयोग करना मानव जानता था। धातु का सबसे पहले प्रयोग हुआ तो वो है तांबा। तांबे के बाद आप इसको यहां पर लाइए, तो ये आपको लगभग 3,000 वर्ष पूर्व, 3,000 वर्ष पूर्व आपको यहां पर दिखाई देगा कांसा युग, कांस्य युग, कांस्य युग। ये मैं धातुओं के आधार पर इस युग को इसलिए बता रहा हूं, जिससे एक तो धातुओं का प्रयोग क्रांतिकारी होता है, क्योंकि ये जो मेटलर्जी होती है इसी से पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। तो ये कांस्य युग हुआ। इसमें क्या हुआ, कांस्य क्या होता है, तांबा और टीन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो कांसा बन जाता है। और ये जो कांस्य युग है, ये आप देख सकते हो हड़प्पा सभ्यता में। आप इसको कहां देख सकते हो, हड़प्पा सभ्यता में। अब ये हड़प्पा सभ्यता में आपने कांस्य युग देखा, तो आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या सर, जहां तांबे का प्रयोग हुआ, क्या वहां बिल्कुल पत्थर के कोई उपयोग नहीं दिखाई देते? दिखाई देते हैं। इसको ताम्र युग भी कहा जाता है, इसको ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि तांबे और पाषाण दोनों के प्रयोग चलते रहे। ऐसे ही आप कांस्य युग में देखें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर कांसे का प्रयोग होता था, यहाँ तांबे का भी प्रयोग हुआ है और यहाँ पर पत्थरों का भी प्रयोग हुआ है। तो ये ताम्र पाषाण युग के अंतर्गत ही लगभग देखा जाता है। फिर इसके बाद सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होता है 1,000, ये सॉरी, ये सब है भाई, इसको मैं बीसी में बता रहा हूं। इसको थोड़ा सा करेक्शन हो गया। करेक्शन ये हुआ, करेक्शन ये हुआ कि इसको हम बीसी, ये बीसी और ये भी बीसी, और इसको भी आप बीसी कहें और ये भी बीसी, 1,000 बीसी। अब ये बीसी और एडी, ये मैंने आपको 6th क्लास में भी समझाया था कि बीसी और एडी को कैसे देखा जाता है, लेकिन जो बच्चे नए हैं मैं एक बार उनको समझा देता हूं कि बीसी और एडी जो होता है,
उसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक बार ये समझ लेना है कि अगर ये टाइमलाइन है और यहाँ पर 1 एडी है, 1 एडी, और यहाँ पर क्राइस्ट का जन्म माना जाता है, जो क्रिश्चियन है, ईसा का जन्म, ईसा का जन्म, ईसा का जन्म माना जाता है। और इसको जो है एनो डोमिनी कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्रीक भाषा में एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। जो एनो डोमिनी है ये ग्रीक भाषा में कहा जाता है एनो डोमिनी। तो इसमें आप देखें कि एनो डोमिनी क्या है, ये ईसा का जन्म। अब ईसा का जन्म मान लिया, इन्होंने मान लिया एक डी को हुआ था, है ना। पहली इसको हिंदी में बोलते हैं ईसा, ईसा या ईसवी, आप ईसवी भी बोलेंगे इसको, ईसवी, हिंदी में ईसवी और इंग्लिश में एडी, एनो, यह है एनो डोमिनी। अब जो बीसी है, अब सपोज करो यहां पर हमने मान लिया, इसको मान लिया हमने 100 बीसी, ये 100 बीसी हुआ, ये 200 बीसी हुआ, जो पीछे चलता जाएगा वो बीसी हुआ। बीसी का मतलब हुआ बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ये हुआ बीसी का अर्थ, बिफोर क्राइस्ट। और एडी का अर्थ क्या हुआ, एनो डोमिनी। तो ये अगर आप इससे इधर चलेंगे तो आप चलेंगे बीसी में, और जैसे ये 1000 बीसी, और यदि आप इस साइड चलेंगे तो यहां पर आप चलेंगे, जैसे ये 100 एडी, यहां एडी में चलेंगे, और जैसे ये 200 एडी, और जैसे आप यहां पर चलेंगे तो ये 1000 एडी, और अभी जो हमारा चल रहा है वो है 2021 एडी। ठीक, अगर हम इस साइड में चलेंगे तो ये हमारा हो गया एडी। अगर हम आज से कहते हैं कि 2021 से पहले 1000 बीसी की बात करें, तो ये आज से 1000 साल नहीं, इसका और इसका अंतर है लगभग 3000 वर्ष पूर्व, लगभग 3000 वर्ष पूर्व। आई होप कि आपके ये समझ में आ गया होगा, और मैंने 6th क्लास में भी ये समझाया था, इसको यहाँ भी समझ लीजिए एक बार। यहाँ पर अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। दूसरा एक चीज आजकल कहने लगे हैं, कॉमन एरा, बी सी ई और सीई, इसको बोलते हैं कॉमन एरा, कॉमन एरा, जो यूज हुआ था है एडी के लिए, और बीसीई बिफोर कॉमन एरा, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। तो ये जो होता है ये यूज होता है बीसी के लिए। तो ये आई होप कि ये सब चीज हो गई। एक और होता है बीपी, वो होता है बिफोर प्रेजेंट, एक होता है बीपी, इसको कहते हैं वर्तमान से पूर्व, वर्तमान से पूर्व, ये होता है बीपी, बिफोर प्रेजेंट। तो आई होप कि ये चीजें आपके समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं एक बार अपने पुराने उस पर ही। अब आप ये देखिए कि आपने देखा 1000 बीसी, यहां शुरू होता है लोह युग, लोह युग, यहां पर लोहे के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं, तो यहां पर प्रयोग शुरू होता है लोह युग। तो आप ये देखें कि ये 1000 बीसी जो है आपको लोह युग में ले जाती है, यानी कि आपने देखे महापाषाण के जहां कब्रें वाली चीजें थी, आपने पढ़ा था कब्रों का 6th क्लास में। तो जो महापाषाण वाला युग है जिसमें कब्रें आपको देखने को मिलती है, जो साउथ में है, वहां पर लोहे के आपको साक्ष्य मिलते हैं। और वो कब मिलते हैं, वो मिलते हैं 1000 बीसी के आसपास, यानी कि आज से 3000 साल पहले ही लोहे का भारत में चलन शुरू हुआ। अब इसको आप देखें तो लोहे के हथियार भी बनने शुरू हो गए थे वैदिक काल में।
उत्तर वैदिक काल शुरू होता है यहाँ पर। उत्तर वैदिक काल में लोहे के हथियार, लोहे के जो कृषि यंत्र है वो बनने शुरू हुए, उससे क्रांतिकारी परिवर्तन आया। और आप देखते हैं क्या कि 1000 में क्या हुआ, लोह युग शुरू हो गया। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन परिवर्तनों से हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बदलना शुरू हो गया। तो ये इसके बाद ये क्रम चलता रहा और ये पूरे 5000 वर्षों का इतिहास हम इस बुक में पढ़ने जा रहे हैं, जो शुरू होता है हड़प्पा काल से। ये इसमें यहां से शुरू होता है हड़प्पा काल से, कांस्य युग से, और ये भारत के संविधान निर्माण तक, जो आज का हमारा संविधान है वहां तक चलता रहता है। और इस जो 12th किताब, जो 12th क्लास की बुक है, ये है आपकी भारतीय इतिहास के विषय के कुछ विषय। और इसमें जो दिया गया है, इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है भाग 1। और ये भाग 1 का मतलब है कि ये किताब, ये जो 12th क्लास की किताब है, ये 3 भागों में बांटी गई है। भाग 1 जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास है, भाग 2 जिसमें मध्यकालीन भारत का इतिहास है, और भाग 3 जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास है। यानी कि 5000 वर्षों का इतिहास इन 3 बुक में कवर किया हुआ है और थोड़ा डीपली है ये। ठीक, इसमें कंसेप्ट बहुत ज्यादा है और ये नई बुक है आपकी। तो इसमें एक चीज और मैं आपको समझा दूं कि यहाँ इतिहास क्या है वो आपने देख लिया। इतिहास क्या है, परिवर्तनों को समझना। कौन से परिवर्तनों को समझना? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक, सांस्कृतिक। ये जो परिवर्तनों को हम समझते हैं तो उसी में हम देखते हैं क्या कि जो इतिहास है वो करवट लेता है, और उसमें सिर्फ राजनीतिक और शक्तियों का केंद्र ही नहीं बदलता, उसमें बदलाव होता है। किसमें? शिल्पों में बदलाव होता है, व्यापार में बदलाव होता है, आम लोगों के जीवन में बदलाव होता है, और इन सब बदलावों को भी हम इसमें समझेंगे। तो ऐसी ही स्थिति में हम शुरू करेंगे क्या, सिंधु घाटी सभ्यता से ही, और जिसका जो शुरुआत है वो कब से होती है? वो होती है आज से लगभग 5000 साल पहले, यानी कि 3000 BC के आसपास। तो इसमें हम अगर देखें तो इसको शुरू करने से पहले एक बार मैं चाहता हूं कि आप सब के सब इसका इंट्रोडक्शन देख लें कि इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं। इसमें जो चैप्टर है वो, उसमें आप देख लें, इसमें जो चैप्टर है भाग 1 में, वो है आपका ईंट, मन के तथा अस्थियां। इसमें थोड़ा सा अलग अलग दिखाया गया है। इसमें जो चैप्टर्स के नाम है वो थोड़ा अलग है कि उस चैप्टर के अंदर क्या है। आप इससे ये अंदाजा नहीं लगा सकते किसके बारे में बात की गई है, लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड चैप्टर है, हड़प्पा सभ्यता। इस हड़प्पा सभ्यता में हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को हम कैसे जानते हैं, क्या जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, कैसे जानते हैं, और इतिहासकारों ने इसके इतिहास का निर्माण कैसे किया, इसकी खोज कैसे की, और उनकी व्याख्या, उन स्रोतों को ढूंढकर उनकी व्याख्या कैसे की। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि जो स्रोत होते हैं, उन स्रोतों में आपने देखा होगा, एक तो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं। फिर आपके कौन से स्रोत होते हैं? लिखित स्रोत होते हैं, जिसमें अभिलेख भी हो सकते हैं, अभिलेख। और आपको जो है साहित्यिक भी मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत। लेकिन जब हमारे पास लिखित हो लेकिन हम उसकी लिपि नहीं पढ़ सकते, जैसे हड़प्पा सभ्यता की हम लिपि नहीं पढ़ पाए, तो हम यहाँ पर सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर हो गए, क्योंकि जो अभिलेख है, वहां पर जो अभिलेख मिले हैं, हम उसकी लिपि को पढ़ ही नहीं पाए। और साहित्य की तो बात ही छोड़ दीजिए, जब हम उनकी लिपि नहीं समझ पाए। तो हम यहाँ पर इसमें देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत हमें क्या क्या मिलते हैं। जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो कहाँ से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, कहाँ कैसे मिलते हैं, फिर उनकी व्याख्या इतिहासकार कैसे करते हैं, और किस प्रकार से वे उनको देखकर इतिहास का निर्माण करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे किसमें? हड़प्पा सभ्यता में। अब दूसरा पार्ट है राजा, किसान और नगर। यानी कि साफ साफ बात है इसमें
कि भारत में जो पहला नगरीकरण माना जाता है वो माना जाता है हड़प्पा सभ्यता को, और दूसरा नगरीकरण होता है उसके लगभग 1500 साल बाद, शताब्दियों बाद, सहस्त्राब्दियों बाद, 1000 साल बाद, 1500 साल बाद। तो वो कब होता है? वो 600 के आसपास। तो हम इसमें 600 बीसी से और 600 एडी तक का जो राज्य है और जो उसकी इकोनॉमी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। अब है तीसरा, इसमें है बंधुत्व, जाति, वर्ग। ये आरंभिक समाज है और ये कब से? 600 बीसी से 600 एडी। ये इस किताब में हम अधिकतर जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो टाइमलाइन है 600 बीसी और 600 एडी के बीच में ही। और इसमें हम इसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों चीजों को हम इसमें, चारों चीजों को इसमें हम पढ़ेंगे। और चौथे चैप्टर में है सांस्कृतिक विकास। कब का सांस्कृतिक विकास है? वो सांस्कृतिक विकास है हाँ, तो ये जो सांस्कृतिक विकास है वो कब का है? वो है विचार, विश्वास और इमारतें, 600 बीसी से 600 एडी। 600 बीसी टू 600 600 एडी, और 600 बीसी टू 600 एडी। और इसमें हम पढ़ेंगे राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन। इसमें हम पढ़ेंगे आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन। हम इसमें पढ़ेंगे कौन से? सामाजिक परिवर्तन, समाज, सामाजिक। और फिर हम पढ़ेंगे इसका सामाजिक परिवर्तन के बाद सांस्कृतिक परिवर्तन या सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक विकास। हमें इतिहास में जो बदलाव देखने हैं, हमें यह भी देखना है कि उस समय समाज कैसे अपने आप को संगठित करता था, कैसे अपने नियम बनाता था और कैसे वो किसी कार्य को करता था, यह भी हम देखेंगे। तो ये आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये इसमें 4 चैप्टर है। मैं जो इसमें चैप्टर बड़े हैं थोड़े से, और इस चैप्टर को जब हम करेंगे तो इसमें आपके 4 चैप्टर बन गए। एक इसमें हड़प्पा है, हड़प्पा, ये हड़प्पा राजनीतिक और आर्थिक 2, 3 और 4, ये 4 चैप्टर आपको इस बुक में कवर किए गए हैं। और इन चारों चैप्टर में प्राचीन इतिहास का पूरा इतिहास कवर किया गया है, और मुख्यतः 600 बीसी से 600 एडी तक। अब हम शुरू करते हैं। इसका जो पहला चैप्टर है वही ईंट, मनके और अस्थियां। ईंट, मनके और अस्थियां में जब हम देखेंगे तो हमें इसमें शुरू करते हैं ईंट, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को हम देखें तो ये है, इसमें सबसे पहले एक मोहर मिली कनिंघम को, एक हड़प्पाई मोहर मिली कनिंघम को। और इस हड़प्पाई मोहर के अंतर्गत ही इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा कि इसको ये समझ नहीं पाए, इसमें क्या है? इसमें है एक पशु की आकृति जो वास्तव में होता ही नहीं। ये एक न ही वृषभ है और ना ही ये कोई घोड़ा है और ना ही ये कोई सांड है, ये है एक सिंगी। एक सिंगी का मतलब ये है यूनिकॉर्न। और यूनिकॉर्न की आपको संकल्पना विभिन्न संस्कृतियों में मिलती है, लेकिन ये काल्पनिक होता है पशु, ये पशु वास्तव में नहीं होता। और इसमें दिखती है कुछ लिपि, कुछ लिखा हुआ है। ये चित्रित लिपि है, चित्र के रूप में दिखाया। ये मछली नहीं है, ये कुछ लिखा हुआ है मछली के रूप में, कोई शब्द है, लेकिन इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। और जब सबसे पहले इस लिपि को देखा तो इसको देखकर कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकता कि ये क्या है। इसको मतलब इस मोहर को देखकर ये अनुमान नहीं लगाया जा सका कि ये क्या है, तो इसको बहुत दिनों तक ऐसे रखा गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि बनी कैसी है। ये सेल खड़ी की बनी है। सेल खड़ी क्या है? एक बहुत ही सॉफ्ट पत्थर होता है, ठीक। उस सॉफ्ट पत्थर को सेल खड़ी और उसी से ये बनी है। इसमें जानवर का चित्र है और लिपि का चित्र है, लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता।
अब हम इसके बारे में ये पढ़ेंगे कि केवल यही नहीं, और भी पुरातात्विक स्रोत मिलते थे। वे लोग अपनी चीजें निर्माण करते होंगे, उसका यूज करते होंगे, और फिर उसके लिए वेस्टेज हो जाता होगा, उसको यूजलेस भी हो जाते होंगे। तो वो जो उन्होंने वो चीजें छोड़ दी, तो वो आज हमारे लिए क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। आज हम उन्हें देखकर ये पता कर सकते हैं कि वे लोग थे कहाँ, उन वे रहते कहाँ थे, उनका जीवन कैसा था, सामाजिक और आर्थिक कैसी संपन्नता थी उनकी, उनका स्तर क्या था। ये सब चीजें जब हम देखेंगे तो किसके आधार पर देखेंगे, इन्हीं पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर देखेंगे। हम ये जानेंगे कि ये सभ्यता क्या है, इसके बारे में जानेंगे, कैसे ये इसका बारे में पता चला, कैसे हम जानते हैं, ये जानेंगे। और फिर ये जानेंगे कि हम इन पुरातात्विक स्रोतों को देखकर कैसे इनका क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। और हम जो व्याख्या करते हैं वो सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और ये भी जरूरी नहीं कि सभी पुरातात्विक स्रोत हैं, यानी कि सभी चीजें हमें मिल गई हो जो वो यूज करते हो। कुछ चीजें ऐसी होगी जो नष्ट हो गई होगी, और जो वास्तव में हम उनके बारे में, जो चीजें नष्ट हो गई उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, इस कारण अब बहुत सारी बातें उनके बारे में शायद जान भी ना पाए। तो इसमें यही बताया गया है कि जो ये है मोहर है, जो इस मोहर के आधार पर किस प्रकार शुरुआत हो चुकी। अब इसमें है एक चित्र दिखाए गए हैं आपको, ये चित्र है, इसमें कुछ फलक हैं, बाट हैं, मनके हैं। बाट, फलक और मनके और हड़प्पई मोहर आपने शुरू में देख ली। अब ये जो बाट, फलक और मनके हैं, इनको देखकर ये पता चलता है ये क्या है, पुरातात्विक स्रोत है कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, वे शिल्प में क्या काम करते थे, उनकी जो मापतोल पद्धति है वो क्या होती थी। ये सब इन चित्रों को, ये साक्ष्य हैं उनके, और इससे पता भी चलता है। अब इसमें है जो बॉक्स में दिया गया है, परिभाषिक शब्द, स्थान और काल। देखिए मैं आपको ये बताता हूं कि इसमें जो हमने देखा है वो ये देखा है कि हम इस चैप्टर को, ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इसमें बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो हम इसके 3 वीडियो बनाएंगे, 3 क्लासेस होगी हमारी इसमें, ठीक है। हम 3 क्लासेस में इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। अब सबसे पहले इन्होंने कहा कि ये हड़प्पा संस्कृति ही क्यों है। अब हड़प्पा संस्कृति की बात होती है तो संस्कृति, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसको हड़प्पा संस्कृति ही क्यों कहा। देखिए भाई, इसको पहले सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता था, क्योंकि ये सारी साइट्स जो थी सिंधु घाटी के किनारे ही मिली थी। लेकिन जब ये सिंधु घाटी के बाहर भी मिलनी शुरू हो गई तो लोग इसमें सवाल पैदा हुआ और इसका हल निकला कि हड़प्पा को सबसे पहले ढूंढा गया था, उसका उत्खनन सबसे पहले हुआ था, तो हमें क्या करना चाहिए, हड़प्पा संस्कृति इसका नाम रख देना चाहिए। अब ये संस्कृति क्या है, संस्कृति एक, आप ऐसा कह सकते हो, सभ्यता से भी एक कदम आगे होता है संस्कृति का चरण। संस्कृति कैसे, संस्कृति एक विशिष्ट भूखंड में, एक विशिष्ट काल में, एक विशिष्ट प्रकार की शैलियों के जो तत्व पाए जाते हैं वो संस्कृति कहलाते हैं। अब इसमें आप देखिए क्या है कि पुरावस्तुओं के ऐसे समूह जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं, सामान्यतः एक साथ होते हैं एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में और कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में क्या क्या है, मोहरे हैं, मनके हैं, बाट है, पत्थर के फलक है और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। तो आपने देखा क्या क्या है इनमें पुरातात्विक, कैसे कहा इन्होंने कि ये संस्कृति है, क्योंकि इनमें समानताएं पाई जाती हैं। ये पूरी की पूरी सभ्यता में, पूरी की पूरी संस्कृति में, पूरी सभी साइट्स में ये सब चीजें समान मिलती है। कौन कौन से, बाट समान मिलते हैं, ईंटें समान मिलती हैं, मन के समान मिलते हैं और मोहरे समान मिलती है। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि ये कहाँ थे, कहाँ इनका फैलाव कितना था। देखो भाई, इनका फैलाव आप देखें तो इसको आप इंडियन कॉन्टिनेंट में, आप उत्तर पश्चिम के भाग में आप देख सकते हैं इंडियन कॉन्टिनेंट के। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ये तीनों क्षेत्र आते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान में शुर्तुगोई है, शुर्तुगोई एक साइट है जो आईवीसी से रिलेटेड ही है, जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। सबसे ज्यादा इनमें जो साइट्स मिली थी वो मिली थी पाकिस्तान में, सिंधु रिवर के पास। जो अब मैं सबसे पहले एक बात आपको बताऊं कि हड़प्पा सभ्यता जो हम कह रहे हैं उसका मतलब क्या है।
हड़प्पा सभ्यता को समझने के लिए एक बार हमें फिर बोर्ड पर जाना होगा और हम ये समझते हैं कि जैसे हम आज कह रहे हैं हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसका कालखंड क्या है? इसका कालखंड एनसीईआरटी ने दिया है कि ये 2600 बीसी से 2600 बीसी से और 1900 बीसी तक है। लेकिन क्या इससे पहले कुछ नहीं था या इसके बाद कुछ नहीं रहा? सवाल ये पैदा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है तो इससे पहले समझ लीजिए कि इससे पहले होता है आरंभिक हड़प्पा, आरंभिक, आरंभिक बस्तियां या आरंभिक हड़प्पा। ये आरंभिक हड़प्पा है और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 3200 से, यानी कि 3200 से और 2600 बीसी तक। ये कब से है? 3200 बीसी से 2600 बीसी तक का टाइम पीरियड है इसका। लेकिन क्या इसके बाद नहीं रहा? इसके बाद भी आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं परवर्ती, परवर्ती हड़प्पा। परवर्ती हड़प्पा में आप जो टाइम पीरियड देखते हैं वो देखते हैं 1900 से 1900 बीसी से 1700 बीसी, 1700 बीसी, कहीं 1750 तक भी है। अब इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन एनसीईआरटी का जो कालखंड है वो यही माना जाता है। अब क्वेश्चन पैदा क्या होता है कि सर ये बताइए कि इनमें डिफरेंसेस क्यों किया गया है? डिफरेंसेस इसलिए किया गया है कि इसको, ये जो काल है, ये काल जो है इसको विकसित हड़प्पा भी कहा जाता है। विकसित, ये पूरा विकसित स्थिति में था, इसको विकसित हड़प्पा भी कहा जाता है, विकसित हड़प्पा भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरा का पूरा विकसित अवस्था में था। ये आरंभिक हड़प्पा है। इसमें क्या होता है? इसमें डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या होता है? बस्तियां छोटी होती हैं, बस्ती जो होती हैं वो छोटी होती हैं, कोई भी बड़े विशाल स्थापत्य नहीं मिलते, विशाल, विशाल स्थापत्य नहीं मिलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये चीजें आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या होता है कि बड़े बड़ी बस्तियां, बड़े बड़े शहर, हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे शहर मिलते हैं, और क्या होता है, बड़े बड़े स्थापत्य मिलते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो में स्नानागार है ना, पुस्तकालय, ये सब आपको कहाँ देखने को मिले? विकसित हड़प्पा में। फिर ये परवर्ती क्यों? परवर्ती ये क्योंकि यहाँ पर इसका पतन शुरू हुआ। पतन यानी कि ये जो इसकी विशेषताएं थी, इसकी विशेषताएं कम होनी शुरू हो गई, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं इसका डेक्लाइन शुरू हो गया, और यहाँ जो लोग थे वे बस्तियां उजड़नी शुरू हो गई और बस्तियां दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो गई, वे बस्तियां त्याग दी गई। लेकिन ऐसा नहीं कि हड़प्पा, आरंभिक हड़प्पा से सीधे विकसित हड़प्पा में जाते हैं। यहाँ पर कुछ देखा गया है कि आरंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के बीच में भी एक एक कटाव है, यानी कि आप देख सकते हैं बस्तियां वहां पर त्यागी भी गई हैं और वहां पर कुछ जो है जलाई भी गई है, जली हुई भी स्थिति में पाई है। तो यहाँ पर जो है अंतर है, इनमें अंतर है। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, आरंभिक हड़प्पा जिसमें बस्तियां छोटी हैं और विशाल विशाल स्थापत्य नहीं है। बाट, इस जिस तरीके से बाट विकसित हुए, जिस तरीके से शिल्प विकसित हुए, वो सब विशेषताएं आपको यहाँ पर प्रारंभिक चरण में दिखाई देती हैं। और यहाँ पर ये पूर्णतः विकसित हो जाती है, यहाँ पर बड़े बड़े शहर डेवलप हो जाते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे, और शिल्पों के केंद्र बन जाते हैं। व्यापारिक व्यापार चरम पर होता है, किसके साथ होता है? बाहर, अंदरूनी व्यापार तो होता है, साथ में बाहर विदेशों के साथ भी व्यापार होता है। लेकिन इसकी जो विशेषताएं थी वे देखी जाती है कि यहाँ पर खत्म होनी शुरू हो जाता है। देखा जाता है कि बस्तियां अपनी जगह से त्याग दी गई हैं, बस्तियां उजड़ गई हैं और कहीं और पर ये लोग शिफ्ट हो गए हैं। ना पहले जैसा व्यापार रहा है और ना पहले जैसे मापतोल और पूरा का पूरा एक रूपीय ईंटों का निर्माण, ये सब नहीं देखा जाता। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये सब स्थानीय स्तर पर होने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं परवर्ती हड़प्पा। तो आइए फिर हम बुक पर चलते हैं अपने। इसमें जो
ये मानचित्र एक दिखाया गया है, इस मानचित्र एक में आपको दिखाए गए हैं विकसित हड़प्पा के स्थल। ये है विकसित हड़प्पा के स्थल, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे आरंभिक हड़प्पा के स्थल जो कि मानचित्र 2 में बताए गए हैं। मानचित्र 2 में, एक बार हम मानचित्र 2 में चलेंगे। मानचित्र 2 में ये दिखाया गया, देखिए ये आरंभिक है, ये आरंभिक है, इसमें कहीं पर भी बड़ी बस्तियां नहीं है। लेकिन जो विकसित हड़प्पा सभ्यता है, उसके दौरान जो बस्तियां बनी हैं वो इन्हीं छोटी छोटी बस्तियों को बड़ी बस्तियां में डेवलप हुई है। और जैसे आप देखें आमिर नाल ये पुरानी है, कोट दीजी भी पुरानी है, आरंभिक है, समदास सदात भी आरंभिक है, सिसवाल भी आरंभिक है। तो इसमें जो मेहरगढ़ है वो भी आरंभिक है। तो इसमें आप देखें कि ये क्या है, आरंभिक बस्तियां हैं। और यही आरंभिक बस्तियां जो छोटी छोटी बस्तियां थी, यही फिर अपने विकसित रूप में आई और इन्होंने क्या हुआ, विकसित हड़प्पा का समय जो 2600 से 1900 का है, वो ये बस्तियां आपको देखने को मिलती हैं। का मोहनजोदारो है, आमरी है, बालाकोट है, सुतकागेडोर है, चहुंदड़ो, धोलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल और बनावली, कालीबंगा। कालीबंगा भी हालांकि आरंभिक है, लेकिन इसमें भी दिखाया गया है। गवेरीलाल, मिताथल, राखीगढ़ी, हड़प्पा, मांडा, इस तरीके से आप देख सकते हैं यह है विकसित हड़प्पा के स्थल। इस बॉक्स में दिखाया गया है कि एनो डोमिनी बीसी और एडी के बारे में, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम एक बार इसमें फिर आते हैं, यहाँ पर एक बार इसको पढ़ लेते हैं बॉक्स को। ये वस्तुएं कहां से प्राप्त हुई? अफगानिस्तान से प्राप्त हुई, जम्मू से प्राप्त हुई, बलूचिस्तान से प्राप्त हुई और गुजरात जैसे क्षेत्रों से प्राप्त हुई। तो इसका मतलब जब इन क्षेत्रों से प्राप्त हुई तो इन क्षेत्रों में इनकी बसावट थी जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये बहुत दूर दूर स्थित है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया है। ठीक है, इसमें समझा दिया गया। इसका काल निर्धारण 2600 से 1900 बीसी के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में संस्कृतियां अस्तित्व में थी। क्रमशः आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? परवर्ती और आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। इन संस्कृतियों में हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी से विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा देते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं आरंभ से। इसका आरंभ क्या होता है? आरंभ देखिए भाई, हमने वही बिल्कुल वही आरंभ है क्या कि पहले बिगनिंग, इसकी बिगनिंग शुरू जो होती है वो कहाँ से शुरू होती है? इनके जो आरंभिक जो बस्तियां थी वही आगे चलकर विकसित होती है। और क्या भी क्या करते हैं, वो ही आगे चलकर विकसित होकर विकसित हड़प्पा संस्कृति को जन्म देते हैं। तो इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपने विशिष्ट मृदभांड शैली से संबद्ध थी। अब इनका एक मृदभांड शैली थी विशिष्ट, और इस विशिष्ट मृदभांड शैली से ये संबद्ध थी तथा इस संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। और आप देख सकते हैं, एक तो विशिष्ट मृदभांड है, दूसरे कृषि, पशुपालन, इनके आपको साक्ष्य मिलते हैं, कुछ शिल्पी के भी मिलते हैं। आमतौर पर इस समय क्या होती थी, बस्तियां छोटी थी, इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर होती थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत से और कुछ अन्य स्थानों के त्याग दिए जाने से प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। वही बात जो मैंने आपको बोर्ड पर समझाई थी, वही बात इन्होंने इसमें लिखित रूप से कही है। तो लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आरंभिक हड़प्पा की क्या विशेषता थी? कृषि था। आरंभिक हड़प्पा में आप कृषि देखते हैं, आप विशिष्ट शैली के मृदभांड देखते हैं, विशिष्ट शैली या विशिष्ट मृदभांड शैली। देखिए मैं आपको बताऊं, ये विशिष्ट मृदभांड शैली का मतलब हुआ कि अब जो मृदभांड थे वो चाक से बनाए जाने लगे। पहले ये हाथों से बेढंगे बनते थे, लेकिन अब जैसे चाक का निर्माण हुआ और ये चाक से बड़े ही सुंदर ढंग से बनाए जाने लगे। फिर कृषि आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं पशुपालन जो कि पहले से चल ही रहा है 10,000 साल से। फिर आप देखते हैं मृदभांड, सॉरी शिल्प, कुछ शिल्प भी दिखता है आपको, कुछ शिल्पकारी भी दिखती है। यहाँ पर बड़ी संरचनाएं थी, छोटे बस्तियां थी, छोटी बस्तियां
ये आपको यहाँ की विशेषताएं दिखाई देती है, छोटी बस्तियां। और ये ऐसा नहीं है कि पूरा एक क्रम है, इसमें क्रम भंग की भी दिखाया गया है। कहीं पर बस्तियां जली हुई दिखाई है और कहीं पर बस्तियों को त्याग भी दिया गया है, यानी कि बस्ती उजड़कर चली भी गई है। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि ये लोग अपना निर्वाह कैसे करते थे। निर्वाह का मतलब हुआ कि यहाँ पर ये खाते पीते क्या थे, इनका सरवाइव कैसे होता था। देखो भाई, आदमी पहले से ही फूड गैदरिंग का काम करता था। कब? मध्य 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 पाषाण काल तक, नवपाषाण काल तक भी। अब ये फूड गैदरिंग का काम करते थे, लेकिन अब ये विकसित हो गए, अब ये कृषि करने लगे। कृषि करने लगे तो इनकी बस्तियां भी बस गई, पशुपालन करने लगे। तो कृषि, पशुपालन और इन सब से इन्होंने क्या किया, अपनी बस्तियों का निर्माण किया। लेकिन अभी भी खाना क्या है इनका, अब ये खाना उत्पादन करने लगे। अब ये गैदरिंग का नहीं, प्रोडक्शन का काम करने लगे। और प्रोडक्शन का काम करने लगे, एक स्थान पर जम गए और एक स्थान पर इन्होंने बस्तियों को डेवलपमेंट किया। और वहां से क्या हुआ, धीरे धीरे आगे ये विकसित अवस्था में आने शुरू हो गए। तो विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये मानचित्र 1 और मानचित्र 2 को आप अगर देखेंगे तो कुछ स्थल ऐसे हैं जहां पर आरंभिक हड़प्पा जो बस्तियां थी वही डेवलप होकर विकसित हड़प्पा बस्तियां बनी। संस्कृतियों में कुछ तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान है रहे, कि कई प्रकार के पेड़ पौधों के से उत्पाद, जानवरों, मछली भी शामिल थी, से भोजन प्राप्त करते थे। जले अनाज के दानों और बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो गए। और इसका काम कौन करते हैं, ये अध्ययन पूरा वनस्पति वैज्ञानिक करते हैं और ये प्राचीन वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। प्राचीन वनस्पतियों के अध्ययन करने पर ही इन लोगों को प्राप्त होता है क्या, इन लोगों को पता चलता है कि वे लोग किस प्रकार से अपना सरवाइव करते थे, भोजन में वो क्या लेते थे। अच्छा, जो ये जले हुए आपको अनाज मिले हैं, इतने पुराने जले हुए अनाजों को कैसे वैज्ञानिक डिफाइन करते हैं, उसको कहते हैं थर्मोल्यूमिनेसेंस। थर्मोल्यूमिनेसेंस जो होता है वो टेक्निक होती है, थर्मोल्यूमिनेसेंस, जो जले हुए चीजों से उनका काल का निर्धारण कर लेती है। अधिकतर पूरा वनस्पति वैज्ञानिक इसका प्रयोग करते हैं उसकी क्या करने के लिए, उसकी एज को डिफाइन करने के लिए। तो वो रेडिएशन थ्योरी पर काम करता है। क्या होता है कि वो जब जल जाते हैं तो रेडिएशंस उनके अंदर फिर दोबारा डेवलप होने लगते हैं और उन रेडिएशंस के आधार पर उनकी जो लाइफ है उसको ही आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये इस चित्र इसमें दिखाया गया है कि कौन कौन से एरिया में कितनी बस्तियां मिली है। अब जैसे सिंध है, सिंध पाकिस्तान में है, और यह है चोलिस्तान, चोलिस्तान भी पाकिस्तान में। जो चोलिस्तान का रेगिस्तान वाला एरिया है, जो जिसको थार मरुस्थल बोलते हैं भारत में, जो राजस्थान में है, वो इसके उस एरिया को चोलिस्तान कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा जाहिर सी बात है बस्तियां 106 सिंध में मिली और चोलिस्तान में 239। आरंभिक यहाँ पर 52 थी और यहाँ पर 37। विकसित हड़प्पा स्थल यहाँ पर 65 है और यहाँ पर 136 है। नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां बनी 43 और यहाँ पर 132। और त्याग दिए गए हड़प्पा आरंभिक हड़प्पा स्थल यहाँ पर 29 सिंध में और यहाँ पर 33। तो एक चार्ट दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसने कहा है कि हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में अब ये सरवाइव कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इनका भोजन देख रहे हैं, ये फूड क्या है इनका, ये खाना क्या है इनका। अब ये फूड को देखते हैं कि ये भोजन क्या करते हैं, ये पेड़ पौधों से भी प्राप्त करते हैं, उनके उत्पाद होते हैं। ये जानवरों के उत्पाद से भी भोजन को प्राप्त करते हैं और जिसमें मछलियां भी शामिल है। और ये लोग क्या है कि जो वनों से भी प्राप्त करते हैं। ठीक, अब इसमें वो किस प्रकार से करते हैं ये इसमें बताया गया है कि क्या क्या ये खाते थे। गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, ये तो अनाज में शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात में मिले हैं और चावल के दाने बहुत कम पाए गए हैं। ठीक, सबसे ज्यादा जो है बाजरे के दाने कहाँ है, गुजरात में। तिल और ये क्या खाते थे, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल। हड़प्पा स्थलों में जानवर, ये तो हो गया इनका पौधों से प्राप्त खाना।
अब ये है जानवरों से क्या प्राप्त करते थे। जानवरों की हड्डियों में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर की हड्डियां शामिल है। पूरा प्राणी विज्ञानी या पूरा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययन में संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। अब बताइए भाई, इनको कैसे पता चला ये हड्डियां देखकर ये पालतू थे। अब जो चीजें, जिन पशुओं को जंगली पशु होते हैं, मान लिया कोई जंगली सुअर है और एक पालतू सुअर है, एक जंगली कुत्ता है, एक पालतू कुत्ता है, इन्हें जब हम पालतू बना लेते हैं तो इनमें सदियों तक इनके शरीर में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। जैसे जो जंगली होते हैं उनके जबड़े बड़े होते हैं, उनके जबड़े बड़े होते हैं, उनकी जो बनावट है वो अलग होती है, वो शिकार करते हैं, कच्चा मांस खाते हैं इस तरीके से, और या फिर घास खाते हैं। तो जो पालतू होते हैं उनके जबड़े छोटे होते शुरू हो जाते हैं। तो हड्डियों को देखकर ये बताया जा सकता है कि ये पालतू हैं या ये क्या है, जंगली हैं। जंगली प्रजाति जैसे वराह, सुअर, हिरण, घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे या अन्य आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। अब ये स्वयं शिकार करते थे या जो आखेटक समुदाय था उनसे मांस प्राप्त करते थे, ये अभी नहीं जान पाए। अब इसी के अंतर्गत है कृषि प्रौद्योगिकी। अब ये लोग ये भोजन प्राप्त करते हैं तो जाहिर सी बात है कृषि भी करते होंगे, और कृषि करते हैं तो इनकी एक टेक्नोलॉजी भी होगी कृषि की। और ये कृषि कैसे होती है, अब देखो भाई, कृषि के लिए क्या चाहिए, कृषि के लिए चाहिए क्या, हल चाहिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए, हल, अगर मैं इसको थोड़ा सा और करेक्ट करूं तो ये सबसे पहले कृषि में चाहिए जुताई चाहिए, ये प्रोसेस होता है, जुताई चाहिए, फिर बीज की बुआई चाहिए, है ना, बुआई चाहिए, फिर बुआई के बाद उसकी कटाई चाहिए। ठीक, ये एक प्रोसेस होता है कृषि का। अब जुताई कैसे होगी, जुताई होगी हल से, और हल को कौन खींचेगा, हल को खींचेगा बैल। अब ये देखिए क्या ये चीजें वहां पर थी, हाँ, हल के साक्ष्य मिले हैं, हल का एक प्रतिरूप मिला है खिलौने के रूप में, इसका मतलब उनको हल का ज्ञान था। बैल, बिल्कुल उनको, उन्हें बैल के प्रतिरूप भी मिले हैं। आप बैल को तो वो अच्छे से, अच्छा, बैल और सांड में अंतर होता है, ये भी आप समझ लीजिए। एक होता है सांड, एक होता है बैल। बैल को कहते हैं ऑक्स, ऑक्स, और इसको सांड को बोलते हैं बुल। तो जो बैल होता है वो खेती के लिए काम आता है, और जो सांड होता है वो बीजरोण के लिए काम आता है। और इसमें जो हल है और बैल है दोनों इसमें दिखाई देते हैं। इवन कालीबंगा में आरंभिक बस्तियों के समय जुते हुए खेत भी मिले हैं, जुते खेत भी मिले हैं। और क्या वो बुआई करते थे, बिल्कुल करते थे, जब तो वो क्या करते हैं, गेहूं की फसल प्राप्त करते हैं, वो चने की फसल प्राप्त करते हैं। और वो किस चीज की फसल प्राप्त करते हैं, वो ये जो अनाज है दूसरे उनकी फसल प्राप्त करते हैं, बुआई होती थी। अब ये कटाई में क्या करते थे, कटाई में ये क्या करते थे, बहुत सारे हंसिए मिले हैं जिसमें धातु की यानी कि तांबा ही था उस समय, धातु की तो आगे का, और पीछे जो मुठ है उसकी जिस जहां से वो पकड़ते हैं वो पत्थर के मिले हैं, लकड़ी के मिले हैं, या पत्थर के भी, जिसका जो काटने वाला हिस्सा है वो पत्थर का है और जो पीछे है पकड़ने वाला हिस्सा वो लकड़ी का मिला है। तो कटाई के भी मिले हैं। तो ये लोग कृषि को इस तरीके से करते थे, तो इसका मतलब वहां पर कृषि की टेक्निक या विधि थी। तो आइए इसको पढ़ देते हैं। हालांकि आज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? अब क्वेश्चन पैदा होता है, क्या जुते हुए खेतों में किया जाता था या ऐसे ही बीज फेंक देते थे और उससे जो पैदा हो गया और बाकी जो नहीं हुआ नहीं हुआ। लेकिन साक्ष्य मिले हैं जुते हुए खेतों के। मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मण मूर्तियां इंगित करते हैं कि वृषभ के विषय में इनको जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। कहां से मिले हैं? बनावली से मिले हैं, और चोलिस्तान पाकिस्तान का जो थार एरिया है उसको बोलते हैं।
बनावली से मिले हैं, और चौलिस्तान से कौन से मिले हैं, हल्के मिट्टी के हल्के प्रतिरूप। तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्या वो जुताए हुए खेतों में बीज डालते थे या फिर ऐसे ही डाल देते थे, तो आपको आंसर मिल गया कि वो हल को भी जानते थे, वो बैल को भी जानते थे। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन, जो राजस्थान में स्थान है, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है, जो आरंभिक हड़प्पा के काल से संबंधित है, यानी कि विकसित हड़प्पा से पहले वाला काल, आरंभिक बस्तियां जो थी। इस खेत में हल रेखाओं के दो समरूप एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ये ऐसे खेत हैं, जैसे मान लिया सपोज करो ये खेत है, और एक बुआई तो ये हो गई और एक बुआई ये हो गई, इस तरीके से ये क्या करते थे, खेतों का एक पूरा का पूरा बुआई का तरीका था। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान है, दर्शाते हैं, जो कि एक साथ दो अलग अलग फसलें लेते थे। एक में आप एक फसल बोया और एक में दूसरी फसल बो दिया, तो हल ऐसे भी चलाते थे, ऐसे भी चलाते थे, और इसमें एक फसल और इसमें दूसरी फसल, यानी कि वो द्विफसली खेती करते थे, यानी कि काफी एडवांस खेती थी, एक ही खेत में दो फसल ले रहे हैं। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई में प्रयुक्त औजारों को पहचानने का भी प्रयास किया है। अब आती है कटाई की, ये तो जुताई की बात थी, अब कटाई की बात, जुताई और बुआई दोनों की बात हो गई, अब है कटाई की। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? अब क्वेश्चन पैदा होता है ये कि वो अपनी फसलों को काटते कैसे थे। अब उनको इसमें इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आगे क्या करते हैं कि हमें पता चलता है कि आरंभ जितने भी अधिकांश हड़प्पा स्थल है वो कहां पर है, शुष्क क्षेत्रों में है। शुष्क क्षेत्रों में है तो क्या पता, उनको सिंचाई भी चाहिए थी, शुष्क क्षेत्रों में है तो सिंचाई चाहिए। अब सिंचाई के लिए क्या करें, सिंचाई के लिए क्या करें, सिंचाई के लिए तो भाई वाटर रिजर्व करो, या कुएं बनाओ, या फिर नदियों से पानी दो, कैसे करेंगे, या नहरें बनाओ। तो सवाल पैदा होता है कि वो सिंचाई कैसे करते थे, तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ी। अफगानिस्तान में शोरतगही नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। देखो भाई यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, शोरतगही से नहरों के साक्ष्य मिले हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि नहरों के साक्ष्य कहीं और भी हो, लेकिन वो गाद से भर गए हो, उनकी पहचान खत्म हो गई हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्या कि कहीं और कुएं से अधिक सिंचाई होती हो। तो ये चीजें आप, ये इंपॉर्टेंट है कि शोरतगही से नहर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। परंतु पंजाब सिंध से ऐसा नहीं प्राप्त हुआ, पंजाब और सिंध में नहरें प्राप्त नहीं हुई हैं। संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी, ऐसा भी संकेत है कुओं से प्राप्त पानी का वे सिंचाई में प्रयोग करते हो। इसके अतिरिक्त वे क्या करते थे, गुजरात में मिले जलाशयों से पता चलता है, जो लोथल में भी मिलते हैं और जो अदर जलाशय मिलते हैं, क्या कि वे लोग सिंचाई का यूज में उसको करते हो, जल को संचयन करते हो। तो जल के संचयन का भी है, सिंचाई का भी है, ठीक, दोनों मिले हैं। गुजरात में तो मिला है जल संचयन का, और अफगानिस्तान के शोरतगढ़ में मिला है नहरों का, नहरों से सिंचाई का। लेकिन याद रखिए पंजाब और सिंध जहां पर बहुत अधिक नदियां हैं वहां पर सिंचाई का कोई भी साधन नहीं मिला। इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि ये इनके औजार हैं, और इन औजारों से ये अपनी कटाई करते थे। अब पुरा वस्तु की पहचान कैसे की जाती है, अब क्वेश्चन है पुरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र होते हैं, जिन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने और पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता होती है। अब अगर एक बात सपोज करो कि अगर वो फूड गैदरिंग का ही काम करते, क्या उनको फूड को पकाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, या उसका संग्रहण करने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी? नहीं, बर्तनों की आवश्यकता कब हुई, जब वो फूड का प्रोडक्शन करने लगे, उसको स्टोर करना था। अब उसको स्टोर करना है, अब उसको उसको यूटिलाइज करना है, उसको पकाना है, उसको खाना है, तो उसके लिए एक पूरा का पूरा बर्तन का सिस्टम चाहिए। पकाने का बर्तन अलग होगा, खाने का बर्तन अलग होगा, स्टोर करने का बर्तन अलग होगा। तो इन बर्तनों को आप देखें तो इसमें इसमें जो उदाहरण दिया गया है चक्की का दिया गया है। आप लोगों ने गांव में आज भी देखा, आज तो खैर नहीं होगा, पुराने समय में आपसे कम से कम 20-30 साल पहले भी ये होता था कि घर में औरतें पत्थर की चक्कियों से आटा पीसती थी।
चटनी बनाती थी सिलबट्टे पर, कुंडी में और सिलबट्टे पर। तो यही चीजें, यही साक्ष्य आपको वहां पर भी मिलते हैं। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो उस समय अनाज, अब उस समय पत्थर को घुमाकर तो अनाज नहीं पीसा जाता था, लेकिन सिलबट्टे पर एक पत्थर पर रखते थे और दूसरे पत्थर को उस पर रगड़ते थे। उसका पत्थर का साइज ऐसे होता था, ऊपर से तो वो होता था अवतल यानी कि दबा हुआ, और नीचे से था उत्तल, जिससे वो धरती में ठीक से जम जाए, हिले ना। तो उसको जमाने के लिए नीचे का भाग थोड़ा सा उभरा हुआ और ऊपर का भाग दबा हुआ होता था, और ऊपर से उसमें पत्थर चलाते थे। जैसे अब आपको देखें अवतल चक्कियां दिखाई देंगी। अवतल चक्कियों में आप देखेंगे क्या, आप मिट्टी के धातु, और इन सभी को पत्थर, धातु या मिट्टी के बनाए जाते थे। इन बर्तनों को पत्थर, धातु या मिट्टी से बनाया था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में जो उत्खनन हुआ, उसकी आरंभिक रिपोर्ट से कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। एक वहां पर मिली थी अवतल चक्कियां, ये मोहनजोदड़ो से मिली, बहुत बड़ी संख्या में मिली। हो सकता है वहां पर आटा पीसने का भी काम होता हो, गेहूं पीसने का काम होता हो, और ऐसा प्रतीत होता है अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी, अवतल चक्कियां। तो अवतल चक्कियां कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। साधारणतः ये चक्कियां स्थूलतः कठोर होती थी, कंकरीले, अग्निज यानी कि जो आग्नेय चट्टानों की है, या बलुआ पत्थर, अग्नि पत्थर या बलुआ पत्थर से निर्मित थी। आमतौर पर इससे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं, चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल है। निश्चित रूप से इन्हें जमीन में या मिट्टी में जमाने के लिए रखा होगा, जिससे इन्हें हिल ना सके। दो मुख्य प्रकार की चक्की मिली हैं। अब सबसे पहले मैं अवतल चक्की आपको दिखाना चाहूंगा कि अवतल चक्की कौन सी है। ये अवतल चक्की है, ये देखिए, ये अवतल चक्की है, और इसकी विशेषता क्या है कि ये ऊपर से तो जो है ये अवतल है, यानी कि इस टाइप से दबी हुई है, और नीचे से ये उत्तल है, यानी कि इस टाइप से ये नीचे से उभरी हुई है। ये वाला पोर्शन, जो नीचे वाला पोर्शन है, इसको धरती में दाब देते होंगे कि जिससे नीचे का भाग हिले ना, और यहाँ पर अनाज रखा और ऊपर से जो पत्थर है मूवमेंट करता होगा। ये ही इस का चलने का तरीका है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनके पास यही नहीं, ये मोहनजोदड़ो से तो मिली, इनको दो प्रकार की चक्कियां इन्होंने देखी। ये तो बहुत ज्यादा चलन में थी अवतल चक्कियां, लेकिन इन्होंने एक चक्की और देखी। इसमें क्या था, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में या मिट्टी में जमा कर रखा हुआ, जिन्हें इन्हें हिलाने से रोक जा सके। मुख्य दो प्रकार की चक्कियां मिली हैं, दो प्रकार की चक्कियां मिली हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जो सा ये अवतल चक्कियां हैं, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था। या दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटी मसाले को कूटने के लिए किया जाता था, जिसको गांव में आज भी देखा जा सकता है। कुंडी बोलते हैं उसको। एक पोट होता है गहरा सा, और उसमें क्या होता है, पत्थर से किसी चीज को डाल देते हैं, मिर्च को, प्याज को डाल दें और उसकी कुटाई करनी शुरू कर देते हैं, या फिर जड़ी बूटी को भी। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया। इसको क्या कहा गया? सालन पत्थर। तो इंपोर्टेंट हो गया, एक तो अग्नेय पत्थर की होगी, एक हो गई आपकी सालन पत्थर की चक्की, यानी कि अवतल चक्की और सालन पत्थर की चक्की। तथा हमारे बावर्ची ने यही पत्थर रसोई में लगाई, और ये बात है अर्नेस्ट मेके ने कही, फर्दर एक्सकवेशन ऑफ एट मोहनजोदारो 1937 में जो इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसमें इन्होंने इसका जिक्र किया है। और इनके जो बावर्ची थे वो जानते थे इस प्रकार की पीटने वाली चक्की को, और उसको सालन पत्थर इन्होंने कहा था। तो ये हो गए वो। अब धोलावीरा से जो जलाशय मिला है, अब धोलावीरा से जलाशय मिला है, उसका आप चित्र यहाँ पर देखिए। ये धोलावीरा से मिला एक जलाशय है, ये संभवतः सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता होगा, जल संचय के लिए। नेक्स्ट आप देखेंगे टाउन प्लानिंग। अभी आपने क्या देखा था? आपने देखा है कि मोहनजोदारो का फैलाव कहाँ है, मोहनजोदारो सॉरी हड़प्पा सभ्यता का फैलाव कहाँ है, इसके बारे में हम कैसे जानते हैं, ये आपने देखा। अब आप देखेंगे कि वे लोग निर्वहन कैसे करते थे, भोजन उनका क्या होता था, आपने देखा कि शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। अब आप देखेंगे कि उनकी बस्तियों का प्रकार क्या था, बस्तियां बसी कैसे थी, जैसे उनकी टाउन प्लानिंग क्या थी, उनका नगर नियोजन क्या था, ये इसमें देखेंगे।
चूंकि हड़प्पा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनका बस्ती थी, मोहनजोदाड़ो एक महत्वपूर्ण बस्ती थी। चूंकि हड़प्पा जो बस्ती थी उसकी ईंटों को हटा लिया गया था, उसमें जितने बड़े बड़े स्थापत्य थे। अब ये देखिए आप, पाकिस्तान में जो वर्तमान का पाकिस्तान है उसमें पंजाब से लेकर मुल्तान तक जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी, उसके लिए जो ईंटों की आवश्यकता पड़ी थी, वो सारी की सारी ईंटों की आवश्यकता हड़प्पा के साइड से ही ली गई थी। वो सारी की जितनी भी स्थापत्य थी वो सब की सब रेलवे लाइन की ईंटों में बिछाने में ही यूज कर दी। तो वहां से तो वो डिस्ट्रॉय हो गई सारी की सारी, और डिस्ट्रॉय होने के कारण क्या हुआ कि हड़प्पा के बारे में ज्यादा नहीं जान पाए, इसलिए अब मोहनजोदड़ो में चलते हैं। और मोहनजोदड़ो में हम देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, और यहाँ पर कैसे कैसे स्थापत्य बने हैं इसके बारे में हम यहाँ पर विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण क्या करते हैं कि आपको मैं अगर थोड़ा सा ये बताना चाहूँ कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जब खुदाई हुई तो इन्होंने देखा कि बस्तियों की बसावट किस प्रकार थी। बस्तियों की बसावट थी ऐसा कि पश्चिम में तो एक स्थल होता था, पश्चिम में एक स्थल होता था और पूर्व में एक स्थल होता था। पश्चिम का जो स्थल है, पश्चिम का जो स्थल है वो कैसा है, वो छोटा है, लेकिन वहां पर बहुत बड़े बड़े स्थापत्य बने हुए हैं। ये चबूतरे पर बना है, ऊंचा है, तो इसको तो इन्होंने कह दिया दुर्ग। और ये सभी चारों तरफ से दीवार से घिरा होता था। फिर यहाँ पर आपने देखा कि इसका फैलाव तो बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर बहुत सारे टाउन्स कॉलोनीज बनी हुई है, यहाँ पर घर भी मिले हैं। तो इसको और ये लेकिन इसकी अपेक्षाकृत नीचा है, तो इसको कहा इसने निचला नगर, इसको कहा निचला नगर, निचला नगर, ये निचला नगर हो गया। तो दो ये लगभग इन्होंने हर इनकी बस्तियों में यही संरचना देखी गई, लेकिन कहीं कहीं कुछ अंतर भी है। जैसे धोलावीरा में एक और बस्ती इनके बीच में है, मध्य बस्ती भी है, 3 पार्टीशन है, तो अधिकतर लेकिन 2 ही पार्टीशन देखे गए हैं। अब इसमें आप देखें कि ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई इनकी जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। सही बात है, भारत में सबसे पहले जो शहरों का विकास देखा जाता है वो देखा जाता है हड़प्पा सभ्यता के काल में। हड़प्पा सभ्यता के काल में शहरों का सबसे पहले विकास देखा गया, और उसके बाद जब ये हड़प्पा का विनाश हो गया तो इसके बाद जो आप देखते हैं वो देखते हैं बुद्ध काल में, जब द्वितीय नगरीकरण, आप महाजनपद का डेवलपमेंट होता है, तब आप उसको द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। ये नगरीकरण क्या होता है? सबसे पहले तो हम समझते हैं कि शहर क्या होता है। शहर वो होता है जहां पर गैर कृषि कार्य अधिक हो। कृषि कार्यों की अपेक्षा गैर कृषि कार्य जब अधिक होने लगेंगे तो वहां पर क्या होगा, व्यापार, जैसे कि व्यापार, शिल्प है ना, प्रशासनिक कार्य है, ये सब, तो ये वो शहर के रूप में डेवलप हो जाएंगे। और जहां पर एग्रीकल्चर का काम ज्यादा होता है और गैर एग्रीकल्चर जो नॉन एग्रीकल्चर है उसका काम कम होता है, तो उसको बोलते हैं क्या, गांव। तो तो देखते हैं यह केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, और हड़प्पा के बारे में मैंने आपको कहानी बताई, उसके बारे में हम क्यों नहीं खोजते। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सर मोहनजोदड़ो की तो टाउन प्लानिंग आपने देख ली, हड़प्पा की क्यों नहीं? क्योंकि भाई हड़प्पा नष्ट हो गया था, उसके रेलवे लाइन बिछाने में सारी ईंटें उखाड़ ली थी। बस्ती 2 भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना है और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बना है। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचले शहर का नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें कि उसकी जो संरचनाएं थी वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बने। दुर्ग को दीवार से घिरा गया था, जिसका अर्थ है कि उसे निचले शहर से अलग किया गया था। ये आप लोगों ने देखा, जो मैंने आपको चित्र में बनाया वो बताया, वही इन्होंने लिखित रूप से बताया। निचला शहर भी दीवार से घिरा गया था, दीवार से तो निचला शहर भी घिरा हुआ था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। इसके जो कई भवन थे उसको ऊंचे चबूतरों पर बनाते थे ये निचले शहर में भी, जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया जाता है यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता हो तो इस आधार पर भी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा श्रम बल इनको मिला, आवश्यकता हुई होगी। तो बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। ठीक,
ये श्रम कहाँ से आता है? ये श्रम वहां जो लोग रहते हैं, वहां जो बस्तियां रहती है, वहीं से तो वो श्रम आएगा। जब लोग ही नहीं होंगे तो श्रम कहाँ से आएगा? तो इतना बड़ा विशाल कार्य है, वो कैसे कर पाएंगे? अब एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये पहले टाउन प्लानिंग करते थे, उसके बाद वहां पर बस्तियां बसाते थे। तो जैसे आप आज टाउन प्लानिंग करते हैं, कैसे करते हैं कि भाई यहाँ को नाले निकलेगी, यहाँ सड़क निकलेगी और यहाँ पर प्लॉट कटेंगे, जैसे भी कोई कॉलोनी डेवलप होती है। इसी प्रकार वहां पर सबसे पहले चबूतरे बना दिए जाते थे बहुत ऊंचाई पर, जो उनके नींव का भी काम करते थे। और वो उसके बाद उस पर जो है शहर बसता था, इसका बस्ती बसती थी। तो इसका मतलब वो पहले ही पूरी प्लानिंग करके आगे बढ़ते थे। आगे इसमें बताया गया है अब कुछ एक बार चबूतरों के फिर इसमें बताया गया है कि जो ईंट थी, ईंट उनकी 4:1 का साइज होता था ईंट का। उनकी ईंट का साइज होता था 4:2:1 का। और यही साइज पूरे के पूरे हड़प्पा संस्कृति में यही साइज मिलता है। और ईंटों को बनाते कैसे थे? ये ईंटों का साइज जो था वो बिल्कुल सेम है। उनका जो सांचा है वो एक ही है शायद, 4:2:1 का। ये या तो उनको धूप में सुखाते थे या फिर उनको तपाकर तपा लेते थे, तपाकर ईंट बना लेते थे। एक निश्चित अनुपात की होती जहां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4 2 गुना होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में मिली गई हैं। तो आपने देखा, क्या देखा कि एक तो नीचे नगर होता था, एक ऊंचा नगर होता था। ऊंचे नगर में क्या होता था? ऊंचे नगर में चारों तरफ से दीवारें होती थी, चबूतरों पर वो बने होते थे। निचले नगर में क्या होता था? निचले नगर भी दीवारें होती थी, लेकिन वो नीचे होते थे। लेकिन वहां पर टाउन प्लानिंग पहले होती थी। ये कैसे पता चलता है? कि पहले वो चबूतरे बना लेते थे कच्ची ईंटों के, फिर उन पर बस्तियां बनती थी। और ईंटें कैसे बनती थी? ईंटों का जो साइज है वो पूरी हड़प्पा स्थल में एक ही मिला है, 4:2:1 का। और यही साइज मिला है। और वो या तो उनको पका लेते थे या धूप में सुखा लेते, सुखाकर टाइट कर लेते थे। अब सबसे बढ़िया यहाँ पर जो मिला है, आपने देखा कि वो अपने घर कैसे बनाते थे। अब आप देखेंगे कि उनकी जो विश्व में सबसे ज्यादा तारीफ होती है वो होती है उनकी जल निकास प्रणाली की। अब जल निकास प्रणाली में वो जो उनका ड्रेनेज सिस्टम होता है, ड्रेनेज सिस्टम होता है, उस ड्रेनेज सिस्टम में आप देखें कि वो नालियां बनाते हैं, नाले बनाते हैं, गटर बनाते हैं, मेन होल होते हैं उनके। और वो फिर क्या करते हैं? सफाई का भी बहुत ध्यान रखते हैं। और उस तरीके से वहां पर डेवलप होती है एक बेहतरीन जल निकास प्रणाली। और किसी भी सफल टाउन की ये आज भी अगर आप देखें तो आपके जो बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई, दिल्ली, उनमें भी अगर बारिश हो जाए तो जल निकास प्रणाली ध्वस्त हो जाती है। लेकिन आज से 5000 साल पहले उन लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से जल निकास प्रणाली को बनाया कि विश्व में ऐसी कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलती है। तो आपको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए एक बार बोर्ड पर लेकर चलूं इसको। तो वो क्या करते थे, चलो यही देखते हैं। वो जैसे मान लिया उनका एक घर है और घर के अंदर वो जो नाली है उससे पहले वो क्या करते थे, एक माफ कीजिएगा मैं इसको थोड़ा सा बताता हूं कि जैसे घर में नाली है तो यहाँ पर एक चौड़ी सी होदी टाइप की होती थी। ये क्या करती थी? ये ये जो है यहाँ पर सारी की सारी जो गाद है वो बैठ जाती थी नीचे। और फिर जो पानी है वो गाद तो नीचे बैठ गई, फिर पानी का फ्लो ऐसे बहा। फिर बीच में सड़कों पर भी इसी तरह की होद बनती थी और इनको ढक दिया जाता था। किससे ढक दिया जाता था? इनको ढक्कन से ढक दिया जाता है, यानी कि गटर की तरह। फिर आगे बढ़ जाता था और इस गटर को उठाकर ये यहाँ पर इसकी सफाई भी कर लेते थे। तो इतना अच्छा। और एक ग्रेडिंग सिस्टम था, जैसे ये छोटी नालियां फिर आगे चलकर बड़े नालों में, तो ये कहाँ पर गिरती थी? फिर बड़े नालों में जाकर गिर जाती थी। अब ये फिर कहाँ गिरेगी? ये बड़े नालों में जाकर गिरेगी। तो इसका मतलब एक ग्रिड व्यवस्था थी, जैसे सड़कों की इनकी ग्रिड व्यवस्था थी, छोटी सड़कें मेन रोड पे जाकर मिलती है। इसी प्रकार घरों से जो नालियां निकलती थी वो जाकर बड़े नालों में मिलती थी। और आपको एक नाले का चित्र यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, पक्की ईंटों से बना ये नाला है। और आप देखिए कि इस नाले का चित्र है। और इन नालियों को ढका जाता था बकायदा।
और इनमें सफाई जैसे ही गाद होती थी तो इन गादों को इसके किनारे ढक्कन उठाया और निकाल दिया, और फिर से वो जो है पानी बहना शुरू हो गया। तो आप ये देखें, इसको एक बार पढ़ें तो इसमें देखेंगे ग्रिड व्यवस्था है। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल विकास प्रणाली थी। क्या थी? नियोजित जल विकास प्रणाली। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो जान पाएगी सड़कों और नालियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया जाता था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया जाता था। जैसे आज आप देखें कहीं भी प्लॉटिंग होती है, कहीं भी कॉलोनीज कटती है, तो पहले सड़कें और नालियां बना दी जाती हैं, उसके बाद ही तो वहां पर प्लॉटिंग होती है, तो उसके बाद वहां पर आवास बनते हैं। इसी प्रकार उस समय ये ग्रिड व्यवस्था पर आधारित था और समकोण पर काटती थी सड़कें भी और नालियां भी। तो पहले वो नालियों और सड़कों को बना लेते थे और उसके बाद आवास वहां पर बनते थे। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। तो इसका मतलब यह है कि प्रत्येक घर गली से सटा हुआ था। क्यों? क्योंकि हर घर का पानी तो बाहर निकलना है और पानी बाहर निकलना है तो उसको उस नाली की ग्रिड सिस्टम से जुड़ना होगा। तो इस वजह से ये हम कह सकते हैं कि सभी जो घर थे वो गलियों से टच में थे। दुर्ग। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। धोलावीरा लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्तियां किलेबंदी थी और शहर के कई हिस्से भी दीवारों के घेरे पर अलग अलग किए गए थे। लोथल और धोलावीरा, आपको मैंने कहा कि पूरा का पूरा हड़प्पा स्थल में जो नियोजित व्यवस्था है उसमें आप देखेंगे दुर्ग और निचला नगर दो रूपों में बटा हुआ, लेकिन धोला और लोथल में कई रूपों कई में बटा हुआ है। कुछ जो है शहर के कुछ भाग और भी ज्यादा दीवारों से बने हैं, कहीं पर 3 हैं, कहीं पर 4 हैं। तो आप देखिए कि धोलावीरा और लोथल, धोलावीरा और लोथल जहां पर क्या है शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए हैं। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बना था। जो लोथल में दुर्ग है वो दीवार से नहीं घिरा है, वो ऊंचाई पर तो है लेकिन दीवार से नहीं घिरा है। तो ये इंपॉर्टेंट है लोथल और धोलावीरा के बारे में जो अंतर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोथल में जो दुर्ग है उसकी घिराई नहीं हुई है दीवार से, लेकिन ऊंचाई तो है। अब है ग्रह स्थापत्य। अब क्वेश्चन आता है कि अपने ग्रह बनाते कैसे थे। इनका ग्रह बनाने का अगर आपको तरीका देखना है तो एक बार आप ये जो मैप है इनका ये देख लीजिएगा। ये पूरा इनका मैप है, ये इनका अंदर का एरिया है, निकास एरिया है। फिर ये यहाँ पर इनका जो कुआं होता था, कुआं स्थल भी होता था, वो बिल्कुल जहाँ से आप एग्जिट होते हैं वहीं पर ये कुआं भी होता था। शायद जो इनके जो मेहमानों को बैठाने के लिए जगह होती थी वहां पर पानी की व्यवस्था के लिए ऐसा किया गया हो। फिर एक आंगन भी होता था और आंगन के चारों ओर मकान बने होते थे और इतना सटीक तरीके से बना हुआ था कि आपका जो मेन जो गेट है उससे आप आंगन के अंदर झांक नहीं सकते। बाहर से लोग आंगन के डायरेक्ट रूप में टच में नहीं होता। आंगन में क्या होता था, आंगन में गर्मी में अपना खाना बनाते होंगे, अपने शिल्प कार्य करते होंगे, ठीक। लेकिन क्या है कि इनके चारों ओर आपको मकान भी दिखाई देते हैं और इस तरीके से आप ये देख सकते हैं इनका क्या है पूरा का पूरा मकान का नक्शा। अब इसमें एक डबल स्टोरी भी होती थी, तो इसमें कहीं कहीं पर जीने जो है वो जीने सीढ़ियों का भी आप देख सकते हैं, सीढ़ियां भी आपको मिल सकती हैं और इससे पता चलता है कि ये डबल स्टोरी मकान भी बना वहां पर होते थे। तो आप यहाँ पर देखिए, अब यहां से देखिए मोहनजोदाड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। निचला शहर, निचले शहर में ये आवासीय अधिकतर है और ऊपरी शहर में प्रशासनिक और स्थापत्य ज्यादा मिलते हैं। इनमें से कहीं एक आंगन केंद्रित थे जिनके चारों ओर कमरे बने होते थे। संभवतः आंगन जो था खाना बनाने और कताई करने जैसी गतिविधियों के लिए था, खासतौर से गर्म और शुष्क मौसम में।
ठीक है। यहाँ एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। यहाँ पर एकांतता को भी बहुत महत्व देते थे। ये दीवारों में खिड़कियां नहीं बनाते थे, ये दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। इसके अधिक जो मुख्य द्वार है उसके आंतरिक भाग यानी कि आंगन का सीधा अवलोकन आप नहीं कर सकते थे, यानी कि आप किसी के आंगन में डायरेक्ट नहीं देख सकते थे बाहर वाले दरवाजे से। इस तरीके से वो मकान बनाया जाता है, यानी कि प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था। हर घर का ईंटों के फर्श से बना होना, ईंटों के फर्श से बना होगा एक स्नान घर, जो ईंटों के फर्श से बना है स्नान घर वो भी मिला है, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हैं। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियां के अवशेष भी मिले हैं। कई आवासों में कुएं भी मिले हैं, सीढ़ियां कुएं, जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था, जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने लगभग अनुमान लगाया कि ऐसे जो कुएं की संख्या है मोहनजोदाड़ो में लगभग 700 है। 700 कुएं आपको मोहनजोदाड़ो में मिलेंगे। तो कितने अच्छे, उन्होंने प्राइवेसी का भी ध्यान रखा, उन्होंने अपने काम का भी ध्यान रखा, उन्होंने पानी की व्यवस्था देखी, उन्होंने स्नानागार का भी ध्यान रखा। और कहीं पर तो अवशेष मिलते हैं सीढ़ियों के भी, और 2 मंजिले होने का भी, 2 मंजिल मकान होने का भी इसमें प्रमाण मिलता है। प्राइवेसी के लिए क्या करते थे वो खिड़कियां नहीं लगाते थे अपने दरवाजों में, और दूसरा वो उनके आंगन में आप एकदम से डायरेक्ट नहीं देख सकते थे मेन गेट से। अब जो ये नालियों के बारे में बताया गया है ये वही है जो मैंने आपको समझाया था चित्र में, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आप देखें, ये तो उनका हो गया घर, घर का जो है। अब दुर्ग देखें। अब ये आपने निचला शहर देखा, निचले शहर में आपने देखा घर। अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसमें चित्र में बताना चाहता हूँ, ये दुर्ग है, दुर्ग मतलब ऊंचे वाला भाग, ऊंचे वाला भाग। आपने यहाँ पर देखा एक तो है माल गोदाम, ये रहा माल गोदाम। एक आप देखते हैं विशाल स्नानागार, आप देखते हैं महाविद्यालय, आप देखते हैं स्तूप क्षेत्र। तो बड़े बड़े, जैसे आप यहाँ पर देखते हैं नीचे स्तंभ, आप देखते हैं नीचे यहाँ पर स्तंभों वाला होल, ये स्तंभों वाला होल आप यहाँ देखते हैं। तो आपने देखा कि जो मेन जो स्थापत्य हैं वे सारे के सारे दुर्ग में हैं। और ये आप, सबसे बड़ी बात यही हुई कि यहाँ पर जो निचला नगर है वहां पर आप आम लोगों के रहने का स्थल देखते हैं, और दुर्ग में आप देखते हैं क्या कि कुछ सार्वजनिक स्थल हैं, सार्वजनिक स्थल हैं और बड़े बड़े स्थापत्य हैं, जैसे पुस्तकालय है, मॉल गोदाम है, विशाल स्नानागार है, महाविद्यालय है, स्तंभों वाला होल है। तो इस आधार पर आप इसके बारे में क्या जान सकते हैं, आइए एक बार देखें। दुर्ग, यह हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग विशिष्ट सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए किया जाता था। तो दुर्ग में कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं विशिष्ट सार्वजनिक परियोजना के लिए? इनमें एक माल गोदाम, एक ऐसी विशाल संरचना को इन्होंने माल गोदाम कहा है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं। ऊपर की छत इसकी शायद लकड़ी से बनी थी इसलिए वह नष्ट हो गई। और एक है विशाल स्नानागार। अब विशाल स्नानागार के बारे में तो आपने बहुत पढ़ा होगा, फिर भी एक बार देखते हैं। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ है। ये हमने 6th क्लास में भी देखा था, लेकिन अब इसी को हम थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि जो इसके बारे में कहा गया है, इन्होंने कहा है कि गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिण भाग में 2 सीढ़ियां बनी होती थी। जैसे मान लिया ये सपोज करो जलाशय है और इसका ये उत्तर वाला यहाँ से सीढ़ियां हैं और दक्षिण यहाँ से सीढ़ियां हैं, इस तरीके से आप देखते हैं। और ये पूरा का पूरा इसका जो है गहरा स्थल है ये वाला। और क्या बताया गया है, जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर और जिप्सम के गारे के प्रयोग से जलबद्ध किया जाता है, वाटर प्रूफ किया जाता है, जिससे जो है जल वो रिसे ना, जल उसमें एकत्रित है। तो उसके अंदर लिपाई होती थी, और किससे होती थी? जिप्सम से, जिप्सम के गारे से और ईंटों से। इसके तीनों ओर कक्ष बने होते थे, जिसमें एक में एक बड़ा कुआं और जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरे ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार बने थे। अब ये है, जैसे सपोज करो ये स्नानागार है, आप यहाँ देखें, ये है आपका विशाल स्नानागार। ये इस स्नानागार को आप देखें
तो इसमें आप ये देखेंगे कि ये है विशाल स्नानागार, इसके तीन ओर जो है आप यहाँ देखेंगे ये तीन ओर यहाँ पर मकान बने हैं, और इसमें जो इसके उत्तर में है, इसके उत्तर में 8 एक गली के पार 8 स्नानागार, छोटे छोटे, इस अपेक्षाकृत छोटे छोटे स्नानागार आपको देखने को मिलते हैं। फिर आगे इसके तीन और कक्ष, हाँ ये स्नानागार के बारे में बताया गया। अब प्रत्येक स्नानागार से नालियां गलियारों के साथ बने नालों में मिलती हैं, और इस संरचना का अनोखापन और दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इसके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया गया, धार्मिक स्नान जरूर होता होगा यहाँ पर, ये धार्मिक स्नान के लिए बनाया गया है। जो दूसरे साइट्स हैं इसकी संरचना को देखकर और दूसरी साइट्स को देखकर इसके महत्व आपको पता चलता है कि ये एक धार्मिक क्रियाकलाप का केंद्र रहा होगा, धार्मिक स्नान यहाँ पर होते होंगे। फिर है आपका सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। देखिए कोई भी समाज होता है जहां पर आप देख सकते हैं कि वे लोग किस तरीके से उनमें अंतर है, तो इस अंतर को देखना भी जरूरी होता है। इस अंतर को आप कैसे देखते हैं? हड़प्पा में चूंकि लिपियां तो पढ़ी नहीं गई तो उसको पुरातात्विक आधार पर ही देखेंगे। तो एक तो इनमें शवाधान, यानी कि शवाधान इसलिए इन्होंने देखा क्योंकि आप इसी के समकालीन मिस्र में सभ्यता जो चल रही थी, मिस्र की सभ्यता में जो पिरामिड बने हैं जो इसी सभ्यता के आईवीसी के समकालीन है, उसी के कंटेम्परेरी है, तो उसमें क्या था, उसमें बड़े बड़े पिरामिड बने हैं और वे पिरामिड क्या है, शवाधान ही है। और उनके अंदर जो राजा, जितना अमीर लोग होते थे, राजा महाराजा होते थे, उनके जो ममीज हैं, उनके पिरामिड्स हैं, उनमें उतना ही ज्यादा धन होता था। तो जो जितना, उससे क्या पता चलता है कि जो जितना अमीर होगा उसके पिरामिड में उतना ही अधिक धन होगा। वो शायद इस बात में बिलीव करते थे कि ये मरने के बाद काम आएगा। तो ऐसा क्या सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता में भी देखा गया है। तो इस वजह से हम शवाधान के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि विलासिता की चीजें कितनी ये लोग यूज करते थे, उपयोगिता और विलासिता। जहां पर भी विलासिता की चीजें आपको दिखाई देंगी, इसका मतलब वहां पर एक अमीर वर्ग रहता है। अब विलासिता की चीजों को डिफाइन कैसे करेंगे? विलासिता की चीजों को डिफाइन करने के लिए हमें ये देखना होगा कि क्या वे उन चीजों को प्रयोग कर रहे हैं जो वहां पर नहीं होती बल्कि दूर होती है, या उनको बनाने की टेक्नोलॉजी थोड़ी जटिल है, या उनको मंगाने का खर्च बहुत ज्यादा है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि वो विलासिता की वस्तु है या नहीं है। तो इनके आधार पर हम यहाँ पर सामाजिक क्रियाकलापों को देखेंगे। तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। चूंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्लास बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको पार्ट 2 में देखते हैं। और इनको प्लीज शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।